जिस पर जनरल कहती है कि सजा मिलना या ना मिलना ये तो बात की बात है, पहले इस बेचारी की अच्छाइयाँ तो गिन लो। और अच्छाइयाँ बताने लग जाती है। आरिस तो अब जल्दी से अपनी अच्छाइयाँ बताने लग जाता है कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और वो बात मैं आपको बहुत गर्व से बता भी सकता हूँ। और बताने लग जाता है कि सबसे पहले मैंने क्या किया था, सारे के सारे बैंडिटों को मार डाला था अपने घर के बाहर। जिस पर वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, एक सिंगल सा बंदा इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है। वो कहता है कि मैंने मारा है उन सभी को। जिस पर वो कमांडर यकीन ही नहीं करता है। तो जनरल कहती है कि मैंने खुद देखा है, क्या मुझ पे भी यकीन नहीं है। वो कहता है कि जी बिल्कुल। अब वह दूसरी बात बताने लग जाता है कि अब बताऊं मैं तुम्हें दूसरी बार मैंने क्या किया, मैंने गांव वालों को बचाया है। जिस पर वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, एक अकेला बंदा पूरे गाँव को कैसे बचा सकता है। जिस पर वह कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए मैडम की शील्ड वगैरह लेकर के चला गया था और बाकी सबको हराया था, मैंने उन सबको वापस कर दिया है, ऐसा मैंने सचमुच में किया है। जिस पर वह सोचता है कि ये कोई आम बंदा नहीं है, जरूर कोई खास ही होगा क्योंकि इसे मार्शल आर्ट आता है, सबको मार गिराया है और इतना सब कुछ समझता भी है। कुछ तो करना ही पड़ेगा और इससे थोड़ा बच के भी रहना ही पड़ेगा। अब वह भाई साहब अपनी तीसरी तारीफ गिनाने लग जाता है कि मैंने मैडम की शील्ड वगैरह पहन करके सारे के सारे बैंडिटों से जा करके लड़ा था। जिसे सुनने के बाद में तो कमांडर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वह 3000 लोग थे, तुम अकेले उन सबको कैसे संभाल सकते हो। जिस पर वो सोचता है कि अच्छा 3000 थे क्या, मैंने तो गिने तक नहीं थे। जिस पर नैना भी सोचती है कि अच्छा 3000 लोग मेरे पीछे पड़े थे, बाप रे, अच्छा हुआ है कि मैं उन लोगों से बच के निकल गई हूँ। यकीन ही नहीं करता है कोई। जिस पर वो खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाता और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। आरिस कहता है कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं हो रहा है ना, चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें जल्दी से एक तोहफा दे देता हूँ। और उसके पास में एक काले कपड़े से लपटा हुआ कुछ सामान ला कर देता है। जब वो कमांडर उसे खोलता है तो उसके अंदर से एक सर बाहर निकलता है, जिसे देख करके तो वो कमांडर वहीं डर जाता है और कहता है कि इसके अंदर तो सर है, और कहता है कि ये तो बॉस का सर है, उसकी दूसरी टीम का। जिस पर वो कहता है कि हाँ, जब मैं भाग रहा था ना तो भागते भागते गलती से बॉस का सर कट गया था। जिस पर आरिस सोचता है कि मैं तो इतना तेज भाग रहा था कि भागते भागते मेरे सामने वो आ गया और पत कट गया, मुझे पता ही नहीं चला, इस तरह से तो मैं उसका सर लेकर आया हूँ। कमांडर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है, मैं यकीन नहीं करता हूँ। जिस पर आरिस सोचता है कि हाँ करोगे भी कैसे, मैं बहुत ज्यादा तेज जो भाग रहा था, मेरी बात साबित भी कैसे होगी। कमांडर सोचता है कि ये बंदा 5-10 नहीं बल्कि 100 नहीं, हजारों को अकेला ही मार सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है ये तो। अब जनरल जल्दी से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे पॉइंट कर देती हूँ। जिस पर वो बहुत खुश होता है और कहती है कि तुम्हें 100 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। कमांडर भी कहता है कि मैडम जरा मेरी बात तो सुन लीजिए, हमें पहले ये बात राजा को बता देनी चाहिए। वो कहती है कि अगर राजा को पता चल गया ना तो गिफ्ट और भी ज़्यादा अच्छे दे देंगे, इससे अच्छा है कि मैं ही दे देती हूँ। अब मिस नैना की बातें सुनने के बाद में तो कमांडर कहता है कि जैसा आप कहे मैडम। वारिस के पास जाकर कहती है कि आज से तो मेरे साथ मेरे घर पे रहोगे। कमांडर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, आप शादीशुदा नहीं हैं, आप इसके साथ कैसे रह सकती है। जिस पर वो आगे जाकर कहती है कि ये तो बड़ा हैंडसम और प्यारा है, हम क्यों नहीं रह सकते हैं। जिस पर कमांडर तो बेचारा शर्म के मारे वहां से भाग ही जाता है। नैना कहती है कि इस समय मैं तुम्हारी कमांडर हूँ, इसलिए रात को मिलते हैं। जब वो रात को घर आता है तो सारी की सारी उसकी बीवियाँ उसका इंतजार करती है। वो कहती है कमांडर तुम आ चुकी हो। वो कहते हैं कि हाँ मैं आ चुकी हूँ, पर तुम सब लोगों को मेरी इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सब के सब उसके आगे झुकने लग जाती है। तो वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब बराबर के ओहदे पर है। बाकी सब कहते हैं कि इसका क्या मतलब है। वो कहने ही वाली होती है कि आरिस कह देता है कि अब से ये भी मेरी बीवी है तुम लोगों की तरह। जिस पर जोया तो कहती है कि तुम तो एक नंबर के फ्लर्ट इंसान हो, तुम किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो क्या, तुम्हें कितनी बीवियां चाहिए, तुम्हारे पास ऑलरेडी 4 बीवियां हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है। बाकी सब भी कहती है कोई बात नहीं, कितना अच्छा इंसान है ना, इससे ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हमने कभी देखा ही नहीं। जिस पर जोया कहती है कि तुम सबके दिल पत्थर के हैं या क्या है। जिस पर बाकी सारी की सारी लड़कियां कहने लग जाती है कि हनी तुम मेरे साथ रहोगे, हनी तुम मेरे साथ रहोगे। तो जोया कहती है कि मैं भी मान जाती हूँ, हनी तुम प्लीज़ मेरे साथ रहोगे। और बाकी सब लड़कियों से मनाने लग जाती है। ना ये लड़कियां सुधरने वाली है और ना ये लड़का। अब रात को जनरल उसके पास आती है और आकर बताती है कि मैं राजा के साथ में बचपन से लेके आज तक बड़ी हुई हूँ उन्हीं की हथेली में, उनके बच्चों के साथ में अब तक खेलती आई हूँ और उन्हीं के साथ काम करती आई हूँ, और अपने बारे में बहुत कुछ बताने लग जाती है। जिस पर आरिस भी बताने लग जाता है कि मैं 75 साल का हूँ
और मेरे ये राज है। जिस पर वो कहती है क्या तुम 75 साल के हो? वो कहता है कि हाँ मैं 75 साल का हूँ पर बहुत स्ट्रांग हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारी एज उल्टी जा रही है क्या, यानी रिवर्स एज में जा रहे हो क्या, तुम वापस जवान कैसे होते जा रहे हो? जिस पर वो कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। वो कहती है कि क्या तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखाओगे? वो कहता है कि तो सिर्फ मर्दों के लिए है पर औरतों के लिए नहीं है। जिस पर वो कहती है सिखा दो ना। तो वो कहता है ओके मैं सिखा दूंगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए सीखने के लिए होगा ही। अब रात हो जाती है, सारी की सारी बंदियां रूम में आ जाती है और अपनी हालत ख़राब करके चली जाती है। क्या पागल बनती है। बंदा सुबह तक लगा हुआ रहता है। सिस्टम आकर बताता है कि तुम्हारी जोया मैडम प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो सोचता है कि अरे वाह, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, परिवार होगा और उनके भी पॉइंट मिलेंगे और सोचकर बहुत खुश हो जाता है। और फिर कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं सच कह रहा हूँ, तुम वाकई में अपना ख्याल रखना। जिस पर वो समझती नहीं है और कुछ कहती भी नहीं है। अब मिस नैना वहाँ पर आ जाती है और आकर कहती है कि चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर वो कहता है कि अच्छा अच्छा चलो बात कर लेते हैं, और जोया को वहाँ से भेज देता है तो वो वहाँ से चली भी जाती है। जिस पर दोनों बैठ करके आगे का प्लान डिस्कस करने लग जाते हैं कि किस तरह से हमें लोगों की देखभाल करनी है, लोगों को बचाना है, किस तरह से अपने देश के लिए जंग करनी है, काम करना है, सब कुछ सारे प्लान डिस्कस करने लग जाती है। जिस पर वो कहता है कि अच्छा इस तरह से काम किया जाता है क्या? जिस पर नैना कहती है कि तो तुम्हें क्या लगता है जंग को कैसे किया जाता होगा, वार को कैसे लड़ी जाती होगी? वह कहता है कि अच्छा अच्छा अब मुझे समझ आ चुका है। सारे प्लान वगैरह वो करने लग जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस पर आरिस कहता है कि मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे ज़रूर कमांडर का ही प्लान होगा और वो उसके साथ लोग भी मिले हुए होंगे। वह कहती है कि हाँ हाँ ऐसा तो मुझे भी लगता है। वह कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं उससे अपने हाथों से मार डालूंगा। मिस नैना कहती है कि तुम्हें इतनी सारी शादियां करने का क्यों शौक है? अगर तुम्हें शौक भी है ना तो मैं तुम्हें एक और लड़की से मिलवा देती हूँ, वो वैसे भी बहुत बहादुर और सच्चे आदमी से ही शादी करना चाहती है। अगर तुम्हें और शादी करने का दिल चाह रहा हो तो तुम उससे शादी कर सकते हो। जिस पर आरिस कंफ्यूज हो जाता है कि पागल हो गई है क्या, मुझे क्या एक और लड़की से क्यों मिलवा रही है? जिस पर वो कहती है कि तुम जाओ और जाकर उससे मिलो, तुम जाओगे तो अपने आप ही समझ जाओगे, वो वैसे भी अपने आप को छुपाने के लिए एक मोटल में चली गई है। वो कहता है क्या? जिस पर वो कहती है टेंशन मत लो, वो बिल्कुल भी ठीक है, वर्जिन है, वो बिल्कुल ठीक है, तुम समझ जाओगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तुम उससे बस चले जाओ। अब जब वो तैयार होकर के बाहर जा रहा होता है तो उसका बेटा गेट पर होता है और कहता है कि पापा आप आ गए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, आप कहाँ चले गए थे, मुझे आपकी कितनी ज़्यादा याद आ रही थी ना। और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मैं आपका प्यारा बेटा हूँ ना। जिस पर वो कहता है कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा गधा बेटा है और तू कभी नहीं सुधर सकता है। अब वह कहता है कि पापा मेरी बीवी बहुत ही बेकार है, जब से उसका भाई मरा क्या है वो सड़कों पे पागलों की तरह घूम रही है, मैं उसे तलाक दे दूंगा, मैं उसे नहीं रखूंगा अपने साथ में। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि तू एक नंबर का गधा है और तेरी बीवी ने थोड़ी गलती क्या कर दी है, तूने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, तू उसे छोड़ने जा रहा है, तू एक नंबर का घटिया इंसान है, तेरा जैसा आदमी तो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता है, चल निकल जा यहाँ से। वो रोता ही रह जाता है कि पापा प्लीज़। अब इसके बाद में वह जल्दी से वहाँ से चला जाता है। आरिस तो जल्दी से मोटल के लिए निकल जाता है। वहाँ पे बहुत सारी औरतें होती है जो उसके ऊपर टूट पड़ती है। वो कहती है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ सर? आरिस बताता है कि मुझे एक खास लड़की की ज़रूरत है जिसका नाम टीना है, जिसे जनरल ने खुद रिकमेंड किया है और मुझे उसके पास में भेजा है। यहाँ पर उसे वो सील भी दिखाने लग जाता है, जिसे देख करके वो कहती है कि सर अभी बुला कर लाती हूँ। जिस पर वो सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने ये वाली सील नैना को अभी तक नहीं दी है, वरना पता नहीं मेरा क्या होता, और ये बड़ी काम की चीज़ लगती है मुझे तो। अब वो औरत अंदर जा करके टीना से कहती है कि तुमसे मिलने कोई आया है और ख़ास तरह की सील भी लेकर आया है जो सिर्फ जनरल के पास ही होती है। जिस पर वो बाहर आकर देखती है और आकर कहती है कि इंटरेस्टिंग है। आरिस जब टीना की तरफ देखता है तो स्माइल करने लग जाता है, जिस पर टीना भी उसे देख के स्माइल करती है और सोचती है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा इंसान भेजा है। दूसरी तरफ कमांडर होता है, उसे पता चलता है कि आरिस होटल की तरफ गया है और उसे और किसी ने नहीं जनरल ने ही भेजा हुआ है, वो भी अपनी तरफ से और कुछ खास काम भेजा है। जिस पर वो सोचता है कि पता नहीं बाकी सब क्या करते रहते हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मोटल वाली आकर आरिस से कहती है कि मैडम आपसे मिलना नहीं चाहती है। वह कह रहे हैं कि जब तक आप टेस्ट पास नहीं कर लेते हैं और उस लायक नहीं बन जाते तब तक वो नहीं आएगी। तो वो कहता है क्या करना होगा? वहाँ पे सभी औरतें कहने लग जाती है कि टेस्ट तो पास करना होगा ही। मोटल वाली औरत कहती है कि तुम्हें पैसे देने होंगे थोड़े से। जिस पर वो कहता है कि ठीक है पैसे ले लो और जल्दी से टेस्ट स्टार्ट कर दो, टेस्ट
टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अब उसके लिए भारी भरकम सा एक भाला लेके आया जाता है जिसे 4 आदमी भी उठा नहीं पा रहे होते हैं, जिस पर आरिस आता है और आकर एक हाथ से उठाने की कोशिश करता है पर उठा नहीं पाता है। सिस्टम कहता है कि नहीं उठा पाओगे, जिस पर वो कहता है क्यों? वो कहता है कि तुम अभी भूखे और कमज़ोर हो ना, अभी तुम इसे नहीं उठा सकते हो। जिस पर वह कहता है कि क्या खाना खाने की वजह से ऐसा हुआ है? आरिस सिस्टम से कहता है कि क्या खाना नहीं खाया है इस वजह से नहीं उठेगा, जिस पर वो कहती है कि हाँ हाँ। बाकी सब हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि एक हाथ से तो कभी भी नहीं उठेगा, तुम्हें दोनों हाथों का जोर लगाना होगा। जिस पर वो कहता है कि नहीं, पहले मैं खाना ठूसूंगा फिर ही मैं काम करूंगा, और खाना ठूसने लग जाता है। अब बंदा खाना जो स्टार्ट करता है तो खाता खाता 10 लोगों का खाना खा ही जाता है। वो औरत कहती है कि बंदा इंसान है या भुक्कड़ है, 10 लोगों का खाना खा गया है। वो कहता है कि अभी तो मेरा पेट बस 80% ही भरा है, पर कोई बात नहीं, मैं काम चला लूँगा। जिस पर मिस टीना सोचती है कि इसे खाने के अलावा कोई और काम आता भी है या नहीं आता है। वो कहता है कि अच्छा अब मैं आकर के दोबारा इसे उठाने की कोशिश करता हूँ। एक हाथ से उठाने की कोशिश कर रहा होता है तो बाकी सब कहते हैं कि नहीं कर पाओगे, ये बहुत ज़्यादा भारी है। वो सब मना करने लग जाते हैं। जिस पर मिस टीना सोचती है कि फिर से एक हाथ का ही यूज़ कर रहा है, ज़रूर ये कोई ड्रामा कर रहा होगा, इसे इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। पर आरिस तो एक हाथ से मार करके उसे हवा में उड़ा देता है और भाले को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कि ये देखो मैंने पकड़ दिखाया है। बाकी सब कहते हैं कि अरे एक हाथ से ही पकड़ लिया है। वो सब हैरान हो जाते हैं और वो कहता है कि अरे वाह, इतना अच्छा भाला है, अगर ये मेरे पास आ जाए तो पूरी की पूरी आर्मी को ही मैं हरा डालूं अकेले ही। जिस पर मिस टीना कहती है कि अभी नीचे आती हूँ, और नीचे आ जाती है और आकर कहती है कि मुझे माफ़ करना, पहले जो भी मैंने आपके साथ में रूड बिहेवियर किया था, मुझे लगा आप इतने काबिल नहीं होंगे, पर आप तो बहुत काबिल इंसान निकले। जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं। जिस पर मिस टीना कहती है कि अब आपको आगे के कंपटीशन पूरे करने होंगे। वो कहता है कि किस टाइप के होंगे कंपटीशन? जिस पर आरिस सोचता है कि ना जाने किस टाइप के कंपटीशन होंगे, मैंने तो पुराने टाइम की किताबें पढ़ी भी नहीं है। जिस पर वो लोग कहने लग जाते हैं कि तुम्हें म्यूजिक, आर्ट्स और ये सारी बातें करनी होगी। जिस पर वो सोचता है कि क्या बस यही करना है? जिस पर वो कहते हैं हाँ, तुम्हें ये पता करना होगा कि तुम कितने अच्छे स्कॉलर हो या नहीं हो। जिस पर वो कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और तुम सब मेरे साथ आ सकते हो, मैं तुम सबको हरा डालूंगा। वो लोग कहते हैं कि हम तुमसे फाइट करना चाहते हैं। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, तुम सब आ सकते हो। मिस टीना कहती है कि तुम इन सबको एक साथ में नहीं हरा पाओगे, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। जिस पर वो कहता है कि क्या तुम मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही हो? वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इन्हें नहीं हरा पाओगे। वो सब हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम हम चारों को हराओगे एक साथ में? वो कहता है कि हाँ चलो आ जाओ, और वो लोग लड़ने लग जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ कमांडर के पास में खबर आ जाती है। उसका गार्ड आकर बताता है कि उस आदमी ने उन चारों लड़कों को हरा भी दिया और सारे के सारे टेस्ट भी पास कर लिए हैं। जिसे सुनने के बाद में उस कमांडर के तो तोते ही उड़ जाते हैं और कहते हैं कि क्या उस लड़के ने अकेले ही ये सब कुछ कर दिखाया है? मैंने इतना टाइम, इतना पैसा, सब कुछ खर्च किया, सिर्फ इसलिए उस लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ पाया, लेकिन वो एक बार में सब कुछ कैसे कर दिखाया उसने? उस लड़के को मार डालो। जिस पर गार्ड कहता है कि कैसे मारेंगे, वो तो पहले ही बहुत ताकतवर है, आज तक उससे कोई जीत नहीं पा रहा है। जिस पर वो कहता है कि कोई नहीं जीत पाएगा तो वो आदमी जीतेगा। जिस पर गार्ड कहता है आप किसकी बात कर रहे हो? वो कहता है उन चारों आदमियों से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक है, अगर हम उसे बाहर निकाल दें तो उस गाँव के बंदे को मार डालेगा और उस कमांडर को भी मार डालेगा और हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। जिस पर दोनों ही खुश होने लग जाते हैं। अब इसके बाद में वो सभी लोग हार जाते हैं और हार मान भी लेते हैं। मिस टीना कहती है कि आप जो कहें कि मैं वो करने को तैयार हूँ, क्योंकि आप जीत चुके हैं। जिस पर वो नैना का लेटर दिखा देता है। वो लेटर देखती है और देखकर पढ़ने के बाद कहती है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर इंसान हैं, आपने क्या कुछ नहीं किया है जंग के दौरान, मैं आप जैसे इंसान को कैसे छोड़ सकती हूँ? आप जो भी कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। जिस पर वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे शादी करोगे? वो कहती है कि हाँ सर, क्यों नहीं। पर वो कहती है मेरा एक सवाल है। वह सवाल पूछती है वाइन के बारे में कुछ, जिस पर वो एक अजीब सा सवाल पूछती है, जिसका जवाब देने पर वो कहता है कि आप तो एक पुनर्जन्म दाता है, और जवाब देते ही वो परेशान हो जाता है कि क्या इसका मतलब ये है कि सबको पुनर्जन्म ये देती है, ये कुछ करती है? नहीं, इससे तो दूर रहने में भलाई है। और कहता है कि हम फ्रेंड्स ही बन के रहेंगे, और वहाँ से भाग जाता है। वो औरत पीछे पीछे आती है और आकर कहती है कि सर रुकिए ना, आप कहाँ पर जा रहे हैं? वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं हो सकती है। वो कहती है मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया है, ये सवाल मेरा नहीं है, बल्कि ये सवाल तो एम्प्रेस का है। उन्होंने कहा था ये सवाल हर बार मुझसे पूछने
पूछते थे कोई भी जवाब नहीं दे पाता था। वो कहते थे जो भी जवाब देगा वो ट्रू जीनियस होगा। आपने जवाब दे दिया है। मैं तो हमेशा सोचती थी कि उनके वो सवाल का कोई जवाब दे दे, इसलिए आपसे सवाल पूछ लिया है। जिस पर वो सोचता है कि अच्छा ये नहीं एम्प्रेस पुनर्जन्म दाता है, लेकिन अगर वो पुनर्जन्म दाता होते हुए भी एम्प्रेस बन सकता है तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, और खुश होने लग जाता है। वो लड़की घुटनों पर बैठकर कहती है कि सर प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए। मैं आपके जैसे बहादुर इंसान से हमेशा शादी करना चाहती थी। आपको पता है मेरे पास बहुत सारी क्वालिटी है। मैं बहुत सारे हथियार बना सकती हूँ, बॉम्ब बना सकती हूँ, बहुत तरीके के शील्ड बना सकती हूँ, सब कुछ बना सकती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा स्किल है, बस मैं कमज़ोर हूँ, लड़ नहीं सकती हूँ। जिस पर वो सोचता है कि इतनी सारी स्किल्स है इसके पास में। अब सिस्टम उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें इस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी ये लड़की बहुत ज़्यादा काम की है, ये लड़की तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हें बहुत कुछ बना देगी। जिस पर वो कहता है कि अब तो सिस्टम ने भी हाँ कर दिया है, मैडम उठ जाओ, मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर वो कहती है कि ओके। अब वहाँ पर एक आदमी भाग कर आता है कि प्रॉब्लम हो चुकी है, प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थियामो।